हेलो दोस्तों, मैं पीके सक्सेना, रिटायर्ड कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, आपका कल्याणी आईएएस एकेडमी इंदौर में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि इस समय में निबंधों के ऊपर, जो निबंधों के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मेरे लेक्चर चल रहे हैं। इस तारतम्य में मैंने अभी विज्ञान और सभ्यता और संस्कृत, ये दो टॉपिक्स पर अपने लेक्चर दे दिए हैं। आज इसी तारतम्य में मैं आपसे तीसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा, बताऊंगा आपको। जो आज का टॉपिक है वो है सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य। अब इस पर अपने को ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है और लगभग 1000 शब्दों में लिखना है। तो ये मैंने आपको जो पहले तरीका बताया था, तो पहले भूमिकार लिख लेते हैं, फिर मेन में लिख देते हैं, फिर लास्ट में निष्कर्ष निकाल के उपसंहार के रूप में लिख देते हैं। अब ये 3 पार्ट करते हैं अपन निबंध के। तो जैसे सतत विकास लक्ष्य शीर्षक मिला है, तो पहले भाग में इसमें लिख सकते हैं कि सतत विकास क्या है, यानी परिभाषा लिख सकते हैं, सतत विकास क्या है। फिर इसकी अवधारणा क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको कैसे करना है, इसके नुकसान क्या है, इन चीज़ों को लिख सकते हैं। और लास्ट में उसमें जो है, जो निष्कर्ष निकाला है, फ़ायदा है या नुकसान है, मानवता के लिए क्या है, ये कैसे करना चाहिए, इस सब के बारे में निष्कर्ष में लिख सकते हैं। और बीच बीच में महापुरुषों के अगर स्लोगन्स दे दें अपन, तो क्या होता है, वो जो टॉपिक होता है वो सज जाता है। जैसे डेकोरेट कहते हैं ना, बीच में कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं डेकोरेशन के लिए, जिससे वो चीज़ सजी सजाई अच्छी लगने लगती है। तो यही 2-3 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले अपन सतत विकास लक्ष्य की परिभाषा लिखेंगे, जानेंगे क्या है। फिर इसकी अवधारणा क्या है, इसका महत्व क्या है, इससे नुकसान क्या है, और फिर लास्ट में लिखेंगे कि ये सब जो ऊपर अपन ने विश्लेषण किया है, उसके आधार पर निष्कर्षता ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो इसमें मैंने ऐसे में मैंने 3 महापुरुषों के 3 स्लोगन डाले हैं अपने। एक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, महात्मा गांधी हैं, सब पूरा विश्व जानता है उनको, और पूर्व राष्ट्रपति अपने APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। उनके 3 लोगों के मैंने कुछ 3 स्लोगन्स डाले, उनको आप याद कर लीजिएगा तो लिखने में आपको आसानी होगी। तो सतत विकास लक्ष्य क्या है, इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं कि सतत माने निरंतर, विकास माने उन्नति करना, और लक्ष्य माने उद्देश्य, यानी विकास के लक्ष्य को निरंतर पा लेने के लिए जो निरंतरता अपन बनाए रखते हैं, वो सतत विकास लक्ष्य कहलाती है। एक सतत विकास लक्ष्य एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब मानवता से तो संबंधित है, पूरे विश्व से संबंधित है और अपने देश से भी संबंधित। अपने देश में साझा इसका सिद्धांत मेरे ख्याल से एक साझा रिपोर्ट है, वो सन 1980 की, अभी मैंने लिखा हुआ है, उसमें बताऊंगा आपको। साझा रिपोर्ट जो दी गई थी, उसके बाद से सतत विकास लक्ष्य की एक अवधारणा अपने देश में पैदा हुई थी। तो परिभाषा में लिख सकते हैं अपन कि वह विकास जो सतत किया जाए, सतत विकास के लिए, लगातार विकास के लिए जो कार्य किया जाए, उस उद्देश्य को पाने के लिए, तो सतत विकास लक्ष्य कहलाता। देखिए, इसकी परिभाषा के बाद इसकी एक अवधारणा है। अवधारणा बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। मतलब आपको सतत विकास लक्ष्य करना तो है, ये तो आवश्यक, लेकिन कैसे करना है, कैसे किया जाए। तो इसकी अवधारणा में ये बताया गया है कि सतत विकास लक्ष्य के जो साधन हैं, वो पृथ्वी में जितने भी संसाधन है, पृथ्वी में उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं, उनके द्वारा ही सतत विकास लक्ष्य किया जा सकता है। लेकिन इनका अगर दोहन पे दोहन करते चले जाएंगे, तो इससे एक आशंका क्या बनती है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए क्या ये संसाधन उपलब्ध रह पाएंगे कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों के अभाव से ग्रस्त हो जाए। तो ये एक अवधारणा है कि हमें सतत विकास लक्ष्य तो करना है, लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस तरह से करना है कि ये भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे। यही अब इसका महत्व क्या है। देखिए, सतत विकास लक्ष्य सारे देश के, सारे विश्व के लिए ज़रूरी है, अपने देश के लिए ज़रूरी, मानवता के लिए ज़रूरी, क्योंकि विकास करना तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। विकास नहीं करेंगे तो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। तो विकास तो सबको करना है। तो यही महत्व सतत विकास लक्ष्य, ये महत्व लिख सकते हैं कि चूँकि विकास के लिए हर चीज़ ज़रूरी होती है, तो सतत विकास लक्ष्य तो नहीं रोक सकते। विकास करना तो होगा, और सारे देश का, सारी विश्व का, सारी मानवता का ये अधिकार है कि विकास करना चाहिए। लेकिन बस बात वहीं आ जाती है कि विकास तो करना है,
लेकिन विकास का ढंग ऐसा होना चाहिए जो कि मानवता के खिलाफ ना जाए, मतलब मानवता भी सुरक्षित रहे, आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे और अपन अपना विकास भी करते रह सकते हैं। विकास में कुछ हानियाँ भी होती हैं, जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। तो ये कुछ हानियाँ होती हैं, इनको भी ध्यान में रखना है कि ये सब ना हो पाए, ये संसाधन ख़त्म ना हो पाए, पॉल्यूशन भी सुरक्षित रहे। जनसंख्या जो होता है, जनसंख्या के कारण बहुत सारा इम्बैलेंस हो जाता है। असंतुलन का सबसे बड़ा अगर कारण होता है किसी चीज़ के लिए तो जनसंख्या वृद्धि होती है। तो हमें जनसंख्या को बढ़ने से भी रोकना होगा, ऐसी शिक्षा देनी होगी लोगों की ताकि लोग परिवार नियोजन का महत्व समझें और जो जनसंख्या वृद्धि है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण लगे। और इन सब चीज़ों के बाद में लास्ट में जब अब क्या हानि है, क्या नुकसान है, क्या अवधारणा है और इसकी परिभाषा अवधारणा के तहत हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें ये करना चाहिए ताकि संसाधन तो उपलब्ध रहे और मानव का विकास भी होता जाए। तो ये इसको 1000 शब्दों में मैंने लिखा हुआ है, ऐसे को शायद 1000 शब्दों का उस पर लिखा हुआ है कोर्स में कि 1000 शब्द के आसपास आएंगे। 10-20 शब्द कम ज़्यादा हो सकते हैं, लगभग 1000 शब्द में मैंने इस विषय को ढालने की कोशिश की है, जिसको मैं आपको पढ़ाता चलता हूँ बोर्ड पे। आइए, समझाने के बाद बोर्ड पर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। सतत विकास लक्ष्य शीर्षक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पर। सतत विकास लक्ष्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य अर्थात निरंतर विकास करते रहने हेतु कृत संकल्पित होना। कोई लक्ष्य पाना है तो उसके लिए अपने को एक संकल्प लेना पड़ेगा और उस संकल्प पे अटल रहना होगा। थोड़ी साहित्यिक भाषा है ताकि मतलब ऐसे लिखने में भाषा अच्छी लगे। सतत विकास लक्ष्य अर्थात निरंतर विकास करते रहने हेतु कृत संकल्पित होना, ये परिभाषा दे दी। साधारण शब्दों में बताया कि लगातार प्रयास करने की जो क्रिया होती है वो सतत विकास कहलाती है। ठीक है। सतत विकास की अवधारणा का जन्म एक समिति बनी थी कोई 1987 में, जैसा मैंने पढ़ा है उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि 1987 में हमारा साझा भविष्य एक रिपोर्ट आई थी। उसके बाद से ये माना जाने लगा कि भाई सतत विकास करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग इस तरह से किया जाए, जैसा मैंने बताया ना, ये अवधारणा आ गई एक तरह से। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो वर्तमान में आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों, जो प्राकृतिक संसाधन है प्रकृति में या धरती पर जो संसाधन उपलब्ध हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाए? ऐसा किया जाए जिससे भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों में कटौती भी ना हो और निरंतर विकास की प्रक्रिया भी चलती रहे। दो चीज़ों में बैलेंस बनाना है। विकास तो करना है और विकास के माध्यम पृथ्वी में या प्रकृति में उपलब्ध संसाधन है और इन संसाधनों के माध्यम से ही विकास लक्ष्य हो सकता है, तो इनका उपयोग तो करना, लेकिन इनका उपयोग ऐसे करना है कि ये भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित हों और उनका भी काम चल सके। सतत विकास की प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। किस बात का? सामाजिक एवं आर्थिक विकास तो अनवरत चलता रहे। देखिए, दूसरा इसका क्या है? इस एक अवधारणा ये हो गई कि भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहें, पूरे के पूरे खर्च ना हो जाएं। दूसरी अवधारणा क्या है? सामाजिक अपना विकास तो है ही, सामाजिक और आर्थिक विकास भी होता रहे लेकिन पर्यावरण प्रदूषित ना हो और सुरक्षित बना रहे। ओके, समझ में आ गया होगा। दो अवधारणा हो गई, एक तो संसाधन बचे रहें भविष्य की पीढ़ी के लिए और दूसरा पर्यावरण प्रदूषित ना हो, अपना विकास भी चलता रहे और पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। ठीक है। इसी भावना के तहत मैंने बताया था आपको कि मैंने अपने लेख में 3 महापुरुषों के स्लोगन से, जो भी आप शब्द क्या कह सकते हैं इसको, वो मैंने उद्धृत किए हैं यहाँ, तो मैं वैसे की वैसे ही बताता हूँ। इसी भावना के तहत, कौन सी भावना के तहत? कि मानवता का हित बना रहे, संसाधनों का उपयोग करें लेकिन इस ढंग से करें ताकि मानवता के लिए
उनकी उपलब्धता बनी रहे आगे के लिए। तो हमारे इसी भावना के तहत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ये कथन, ये आप इन्वर्टेड कॉमा में या दूसरी स्याही से किसी जो रेगुलर पेन से आप लिख रहे हैं, अगर एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता है तो उनके शब्दों को इन्वर्टेड कॉमा में रख के हाईलाइट कर सकते हैं किसी चीज़ से, तो उससे डेकोरेशन समझ में आ जाएगा। क्या थे उनके शब्द? हमें देश के संसाधनों का प्रयोग मानवता के लाभ के लिए करना चाहिए। क्या? मानवता के लाभ के लिए। विकास तो करना है, लेकिन जो संसाधन है उनका उपयोग ऐसे करना चाहिए कि उनसे मानवता का लाभ हो, नुकसान ना हो। ओके। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में सतत विकास की एक होड़ सी मची हुई है, ऑटोमेटिक है। हम कर रहे हैं तो दुनिया भी करेगी। विकास सबके लिए आवश्यक है, तो पूरी दुनिया इस में जो है सतत विकास करने की होड़ मची हुई है। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, सामान्य बात है। ठीक है। उस कारण से क्या है, विश्व का हर देश इसके लिए औद्योगिकरण के साथ साथ एक तो उद्योग बढ़ रहे हैं, उद्योगों की उन्नति हो रही है, उनके साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का हर तरह से उपयोग करने में जुटा है। मतलब किसी भी तरह का ये ध्यान नहीं रख रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए ताकि ये भविष्य के लिए सुरक्षित। मूल भावना यही है, जो संसाधन है उनको ऐसे सुरक्षित रखना है ताकि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी उनकी उपलब्धता बनी रहे। यही मूल भावना है सतत विकास लक्ष्य की। विकास की इस होड़ में का जो सबसे ऋणात्मक पहलू होता है, हर कोई भी काम करने जाते हैं तो दो पहलू होते हैं, जैसे फ़ायदा होता है वैसे नुकसान होता है। इसका ऋणात्मक पहलू क्या है? किसी भी मूल्य पर, मतलब ये एक मुहावरा होता है, किसी भी मूल्य पर, मतलब ये मूल्य केवल पैसे से या आर्थिक मूल्य से नहीं आंका जा सकता। किसी भी मूल्य पर, अगर कहीं और लिखना हो आपको तो चारित्रिक मूल्य, कोई ज़्यादा कीमत चुका के, अच्छा गलत करके, कुछ भी करके, माने किसी मूल्य पर। ये केवल पैसे से संबंधित मुहावरा नहीं है कि किसी भी मूल्य पर, मतलब कुछ भी करने की जो क्रिया होती है वो किसी भी मूल्य पर कहलाती। किसी तरह का संकोच नहीं, जो करना है करेंगे। तो किसी भी मूल्य पर प्राप्त किए जाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो मानवता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। किसी भी मूल्य पर संसाधनों का उपयोग करना है, किसी को बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बर्बाद हो रहा है या नहीं, कितनी ज़रूरत है, कितना उपयोग कर रहा है, ये नहीं, कैसे भी करके करना है, उनका संसाधनों का उपयोग करके अपना स्वार्थ पूर्ति कर लेना है। ये भावना जो है ना, मानवता के लिए घातक हो सकती है। घातक माने नुकसानदायक हो सकती है। करेक्ट। तो किसी भी मूल्य पर का मतलब ये हुआ कि सब कुछ करके, साम नाम दंड, जो जैसे किसी भी चीज़ और के लिए कहते ना, तो किसी भी मूल्य का लिखना मतलब ये है कि किसी भी मूल्य पर, केवल पैसे से नहीं, किसी भी मूल्य पर प्राप्त किए जाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो मानवता के लिए घातक भी हो सकता है। घातक है ही है, हो भी सकता है। यद्यपि विकास की प्रक्रिया प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है, फिर भी यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या इसके अंधाधुंध मतलब सब बिना देखे सुन, अंधाधुंध मतलब ये इस तरह का शब्द है, बहुत कई जगह प्रयोग में आता है, जिसका मतलब होता है बिना कुछ सोचे समझे। अंधाधुंध मतलब आँख बंद करी या जो भी, अंधाधुंध का जो भी आप मतलब लगाएं। अंधाधुंध दोहन से भविष्य में मानव पीढ़ी के लिए जीवन यापन हेतु आवश्यक प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं। वही जो मैंने आपको बताया था कि भावी पीढ़ी के लिए मानवता का जन्म आगे बढ़ते ही रहना है, कभी आबादी ख़त्म तो होनी नहीं, तो मानवता भी बनी रही, मनुष्य बने रहेंगे। तो जो हमारे बाद आने वाली जो पीढ़ी है मनुष्यों की, व्यक्तियों की आबादी, जनसंख्या, क्या उसके लिए ये प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं। पर आज जो जिस तरह से इनका दोहन किया जा रहा है विकास के लिए, उससे एक संभावना ये बलवती हो जाती है कि क्या भविष्य के लिए संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं। ये एक चिंता बताई गई है। ठीक है। यह विचार उस समय और दृढ़ हो जाता है। कौन सा विचार? ये नीचे वाला जो विचार है कि ये जो संसाधन है ये भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध हो सकेंगे कि नहीं। ये विचार तब और गंभीर हो जाता है या दृढ़ हो जाता है कब? तब बढ़ती जनसंख्या का दबाव पूरा विश्व महसूस कर रहा है। आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, बढ़ेगी, ऑटोमेटिक है, उसको रोक तो नहीं सकते, कम उसका प्रतिशत कम कर सकते हैं, मतलब जन्म दर कम हो जाए,
जन्म दर को रोका तो नहीं जा सकता जन्म को, लेकिन जन्म दर कम की जा सकती ताकि काफ़ी समय बाद आबादी बढ़े और उस बिंदु तक पहुँचे, तब तक काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो जनसंख्या का दबाव पूरा विश्व महसूस कर रहा है, सारे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, हर देश की जनसंख्या बढ़ रही है। शायद इसी समस्या के मद्देनज़र हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कहे गए ये सब। पहला एक स्लोगन दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी का कि हमें मानवता के हित के लिए संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। यहाँ हमारे राष्ट्रपति महोदय क्या कह रहे हैं, उसको भी आप इन्वर्टेड कॉमा में कर सकते हैं। हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से, एक तो विज्ञान है जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और प्रौद्योगिकी माने जो भी अपनी टेक्नोलॉजी है, अनुप्रयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम, इनके प्रयोग से जो माध्यम है उससे क्या, पानी, ऊर्जा, निवास स्थान, कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण के स्रोतों में पृथ्वी द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करना होगा। यानी हमको विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ऐसा उपयोग करना होगा जिससे पृथ्वी क्या क्या झेल रही है, पानी की कमी झेल रही है, ऊर्जा का दोहन हो रहा है, निवास स्थान की कमी है, कचरा जहाँ तहाँ फैला हुआ है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ये सब चीज़ें पृथ्वी झेल रही है। तो पृथ्वी इन समस्याओं को झेल रही है तो उनको हमें दूर करना होगा। यानी उनका कहना क्या था, उनका कहना था कि हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ऐसा उपयोग करना चाहिए ताकि पृथ्वी जो ये समस्याएं झेल रही है ये दूर हो जाएं। ये उनका कथन था, एकदम उपयुक्त प्रतीत होता है। ये सारी समस्याएं हैं पृथ्वी पर दोहन के कारण, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण, तो उनके लिए ये उपयुक्त, उनके जो शब्द हैं वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं या एकदम उपयुक्त होते हैं। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। विश्व के अनेकों वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों अर्थात इस समस्या को पहचाना। जो भी अर्थशास्त्री होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, इन ये सब संस्थाओं के जो लोग होते हैं, इन्होंने इस चिंता को पहचाना। किस चिंता को, कि सरकार, ये जो संसाधनों का जो दोहन हो रहा है वो तो इस गति से हो रहा है, तो ये चिंताएं मूलभूत हैं, हो सकती हैं, ये चिंताएं आनी ही आनी। तो इन्होंने उस चिंता को पहचाना और उसके हल के रूप में, मतलब उसका सॉल्यूशन, हल माने उसका सॉल्यूशन, ये हल, सॉल्यूशन, उसके हल के रूप में किस बात पर जोर दिया कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे ये आने वाली मानवता के जीवन यापन के लिए उपलब्ध रहे। वही जो धारणा बनी हुई है कि ऐसे उपयोग करना है, तो इसको थोड़ा सा विस्तृत कर दिया, क्योंकि 1000 शब्दों में आप तक ले जाना है आपको, तो भाषा और शब्दों का थोड़ा ऐसा प्रयोग कर देते हैं ताकि कुछ शब्द संख्या के हिसाब से समावेश हो जाए। कम शब्दों में भी कह सकते हैं, अधिक शब्दों में भी कह सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा भाषा को सजाते हुए ताकि 1000 शब्द तक अपनी पहुँच हो पाए। तो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे ये आने वाली भावी मानव पीढ़ी के जीवन यापन समझते हैं ना आप, जीवन का निर्वाह करने के लिए जो साधन होते हैं वो साधन बने रहें। ठीक है। सतत विकास के महत्व को समझने के लिए इसकी हानियों को समझने का प्रयास करना होगा। देखिए, किसी चीज़ का अगर महत्व समझना है तो उसकी महत्व तो जो है वो तो है ही है कि विकास करना है, लेकिन उसके उस विकास के करने में कौन कौन सी हानियाँ हो सकती, इनका भी ध्यान रखना होगा। सतत विकास ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फुल प्रूफ है कि मतलब इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कमी है। अगर विकास जिस ढंग से हम लोग कर रहे हैं, अगर ऐसे ही विकास होते रहे तो उससे क्या हानियाँ हो सकती, ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। सतत विकास की हानियाँ इन बातों से स्पष्ट होती हैं, जैसे औद्योगिकरण के लिए तापमान में वृद्धि, कितना औद्योगिकरण बढ़ रहा है, रोज़ नई फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, नए नए उद्योग हो रहे हैं, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो तापमान में वृद्धि हो रही है। एक तो उससे क्या हो रहा, विश्व की जलवायु में प्रतिकूल परिवर्तन हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या, समुद्रों का जो
पानी या जो पिघल के पानी हो, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये सब इसी के कारण है। तापमान में वृद्धि हुई, ग्लेशियर पिघले, पानी बने, बर्फ़ पिघली, वो पानी बनी, समुद्र में वो पानी आया तो उनका जल स्तर बढ़ गया और समुद्रों का स्तर खतरनाक बिंदु तक बढ़ गया है। तो पहला नुकसान तो ये है कि औद्योगिकीकरण के कारण तापमान में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई है कि समुद्रों का जल स्तर बढ़ गया है। अब ये इनके जल स्तर के बढ़ जाने से क्या हो गई है, जो समुद्र के किनारे रहने वाली आबादी है उसके डूब में आने की आशंका हो गई है। ठीक, एक तो ये हो गया। इसी प्रकार जल, वायु, ध्वनि एवं भूमि प्रदूषण में भी लगातार वृद्धि परिलक्षित हो रही। परिलक्षित माने दिखाई देना, परिलक्षित मतलब दृष्टिगोचर होना या दिखाई दे रही, साधारण शब्द में दिखाई दे रही। परिलक्षित थोड़ा साहित्यिक शब्द है, वही मैंने बताया कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ताकि भाषा थोड़ी डेकोरेट हो जाए। एक तो ये हो गया, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, वायु, ध्वनि, भूमि प्रदूषण में भी लगातार वृद्धि हो रही है ना, और भयावह परिणामों की आशंका। इन सब से क्या है, कोई भी भयावह परिणाम अपने को देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब देखिए, यह प्रकृति प्रदत्त सत्य है कि मानव की सुरक्षा भोजन, ऊर्जा, पानी एवं जलवायु, इन 4 स्तंभों पर निर्भर है। प्रकृति की ये जो 4 चीज़ें हैं, भोजन, ऊर्जा, पानी और जलवायु, इनसे ही मानव की सुरक्षा निश्चित होती है। ये प्रकृति प्रदत्त सिद्धांत है। ठीक है, और ये सभी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। चारों का अपना अपना महत्व, सभी एक भोजन, ऊर्जा, पानी एवं जलवायु बड़े महत्वपूर्ण कारक हैं इंसानी जीवन के लिए, और सभी का एक दूसरे से संबंध जुड़ा हुआ है। परंतु वर्तमान में ये चारों स्तंभ खतरे की कगार पर पहुंच गए हैं। चारों स्तंभ, ये भोजन, ऊर्जा, पानी और जलवायु। भोजन कितनी मेहनत से मिल रहा है आजकल, ऊर्जा का दोहन अंधाधुंध हो रहा है, कम होती जा रही है, पानी के लिए मारामारी मची हुई है, जलवायु पूरा मतलब खराब हो रही है, प्रदूषित हो रही है। तो ये चारों स्तंभ खतरे की कगार पर पहुंच गए हैं, जो किसी भी तरह से मानव के लिए अनुकूल या शुभकारी स्थिति नहीं मानी जा सकती। सतत विकास अपनी जगह है, हमें करना है, हो रहा है, लेकिन जिस ढंग से सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य प्राप्त कर रहा है विश्व, उससे एक आशंका क्या बलवती हो रही है कि जो सुरक्षा, मानव जीवन की सुरक्षा के लिए जो 4 स्तंभ हैं, ये चारों स्तंभ खतरे की कगार तक पहुंच गए हैं। और ये स्थिति, इन चारों स्तंभों का खतरे की कगार तक पहुंच जाने से ये वाली स्थिति ना तो अनुकूल है मानवता के लिए और ना ही शुभकारी है। ठीक है, शुभकारी माने अच्छी। संपूर्ण विश्व अपने सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जिस तीव्रता से दोहन कर रहा है, उससे पृथ्वी की जीवन को पोषित करने की शक्ति, पृथ्वी का पोषण, पृथ्वी जो पोषण करती है उसकी जो शक्ति है वो भी समाप्त हो रही है। पृथ्वी जो पोषण करती है तो पृथ्वी की पोषण शक्ति समाप्त हो रही है। किस लिए? क्योंकि अंधाधुंध दोहन हो रहा है। इसके साथ ही विश्व की बढ़ती जनसंख्या का विस्फोट भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ऊपर बताया गया कि पूरा विश्व बढ़ती जनसंख्या का दबाव महसूस कर रहा है। इस सब सारी प्रणाली में क्या है, आबादी बढ़ रही है तो आबादी के लिए ये सब चीज़ें सुरक्षित रखना है, ये एक मोटो हमको लेके चलना पड़ेगा विकास के पीछे। इसके साथ ही विश्व की बढ़ती जनसंख्या का विस्फोट भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में जल, भोजन, ऊर्जा की उपलब्धता की पूर्ति न होना आने पर अभाव का जो संकट उत्पन्न होगा, उसके खतरनाक भयंकर परिणामों की कल्पना मात्र से सिहरन सी उठने लगती है। ये वाक्य को भाषा से सजाया गया है कि ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या का बढ़ते दबाव का क्या प्रभाव हो रहा है कि बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए ना तो पानी मिलेगा, अगर ना जल मिले, ना भोजन मिले, ना ऊर्जा मिले, तो क्या स्थिति होगी? तो
उस स्थिति को की कल्पना कीजिए कि आज इंसान भूखा भी है, प्यासा भी है और कोई काम नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास ऊर्जा भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति की अगर आप कल्पना करें कि कोई आदमी इन परिस्थितियों में फंसा है, तो शरीर में ये सोच के एक सिहरन सी दौड़ जाती है। यहाँ वही लिखने का मतलब क्या है, परिणामों की कल्पना मात्र से सिहरन का अनुभव होने लगता है। कोई कल्पना आप करें कि एक जगह जाके कि अरे ऐसा 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 है, तो अपने शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे उद्धृत किया गया है कि सिहरन की का अनुभव होने लगता है। ये भाषा को सजाने का तरीका होता है जो शब्द डाले जाते हैं। उपरोक्त महत्व के मद्देनज़र संपूर्ण विश्व में अपने अपने स्तर पर प्रयास किए जा देखिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन चीज़ों इंसान को मालूम है, विवेक है, हर जगह अपन ने पढ़ा है कि इंसान के पास विवेक दिया, तो उसे विवेक से ये उसका विवेक व्यक्ति को ही बताता कि आप जो कर रहे हो वो लाभदायक है कि नुकसानदायक। तो विवेक है, तो ये बात तो समझ में आ गई। जो महत्व ऊपर बताया वो महत्व तो समझ में आ गया। तो अपने अपने स्तर पर विश्व के हर देश अपने अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए। एक तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का माहौल बन रहा है और दूसरा यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ उसका एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सम्मेलनों की आयोजन पर बल दिया जा रहा है। मतलब सारे देश के लोग ये विचार कर रहे हैं कि हाँ भाई, भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों की सुरक्षा बनी रहे और ऐसा दोहन हम करें विकास के लिए। ये सब सोच चल रही है। इसी तारतम्य में हमारे देश की सरकार द्वारा भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पूरा विश्व कर रहा है, हमारा देश भी कर रहा है। इसमें क्या क्या किया जा सकता है कि भविष्य के लिए आज पेड़ काट लिए तो वनारोपण करें, पेड़ लगाएं, है ना। सामाजिक वानिकी, है ना, मिट्टी परीक्षण, मिट्टी का परीक्षण भी करें, उसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है ये विधि खोजें, ऐसे साधन लाए जाएं कि मिट्टी की सुरक्षा बनी। पड़ती भूमि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो एग्रीकल्चर के लोग होंगे उनको मालूम होगा, मैं बता देता हूँ। पड़ती भूमि का मतलब होता है बंजर, पड़ी हुई है, फालतू पड़ी हुई है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। तो ऐसी भूमि को जो बेकार पड़ी हुई है उसका विकास किया जाए, मतलब वो मानव के काम के योग्य बनाई जाए, उससे लाभ ले सके। फालतू पड़ी हुई चीज़ का अगर अपन उपयोग करना सीख जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वाटर शेड प्रबंधन, शुष्क कृषि विकास, शुष्क कृषि विकास मतलब ऐसी फसल ज़्यादा पैदा करें जिसमें पानी की कम आवश्यकता हो, तो शुष्क कृषि विकास, ये अवधारणा प्रमुख है। हमारे देश के द्वारा जो कदम उठाए गए उस पर क्या अवधारणा ली उन्होंने कि ये चीज़ें करेंगे तो मानवता के लिए अच्छा होगा। सतत विकास के लक्ष्य के लिए भारत सरकार समावेशी, सुरक्षित एवं सुदृढ़ साइबर स्पेस, ये एक टेक्निकल चीज़ है जो मैं बताता हूँ आपको, ये तो कर ही रही है। इसके अलावा एक और उन्होंने काम किया, हमारी सरकार ने साइबर स्पेस की स्थापना की है। सुदृढ़, सुरक्षित और सुदृढ़ साइबर स्पेस। साइबर स्पेस का ये यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, इसे आप अच्छे से याद कर लें। साइबर स्पेस कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा आपसी संपर्क से जो जुड़ाव, आपसी संपर्क का जो जुड़ाव होता वो साइबर स्पेस कहलाता है ना। कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाला वातावरण, एक ऐसा वातावरण है जो कंप्यूटर के माध्यम से लोगों को जोड़ता है और उनके संबंध बनते हैं, बनाने की दिशा में प्रयासरत है। तो साइबर स्पेस की यहाँ अपन ने कोष्टक के अंदर लिख के परिभाषा बता दी। साइबर स्पेस बनाने की दिशा में प्रयासरत है। एक ये होगी, दूसरा ये प्रयास हो गया। तीसरा क्या है, भारत सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल ढंग से सशक्त समाज बनाना तथा दृढ़ अव्यवस्था में बदलना है। डिजिटल भी एक टेक्नोलॉजी है ना। तो डिजिटल ढंग से मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी से सशक्त समाज बने और अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो जाए, ये भी उद्देश्य है। भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग,
भारत सरकार के अधीन एक डिपार्टमेंट है, वो स्वायत्त शासी है, मतलब उसकी खुद की संस्था है, लेकिन वो किसके लिए काम करती है? उस संस्था का नाम है जैव प्रौद्योगिकी विभाग। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास हेतु जैव प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप के माध्यम से जैव संसाधनों का विकास तथा उनका सतत प्रयोग में लाया जाना है। भारत सरकार ने इस संस्था को जिम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने ये कहा कि यदि हमें सामाजिक और आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए हमें ये मानदंड अपनाने होंगे। जैव प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप के माध्यम से जैव संसाधनों का विकास और उनका प्रयोग। ठीक है, ये एक नई चीज़ निकल के आई कि जैव संसाधनों का विकास किया जाए और उनको प्रयोग में लाया जाए। ठीक है, अब ये यहाँ पे आके बताते हैं कि सतत विकास के लिए किन आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। ये सारा विवरण हो गया ऊपर। सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या किसी भी उद्देश्य की पूर्ति में सबसे बड़ी बाधा होती है। तो पहली चीज़ जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। दूसरा, शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना होगा। पर्यावरण की सुरक्षा करनी होगी, तो उसके लिए क्या अपनाएंगे? नवीन प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग करना होगा। माने पुरानी मशीनों का कम उपयोग करेंगे। तो पुरानी मशीनें क्या है, जैसे बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, कारें पुरानी हो जाती हैं, या कोई भी मशीन है ना, तो उससे प्रदूषण फैलने की संभावना कम हो। नई चीज़ का, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा? प्रदूषण फैलने की संभावना कम हो सकती है ना, प्रदूषण कम फैलेगा। 3 चीज़ हो गई। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का तार्किक दृष्टि से सदुपयोग करना होगा। तर्क रखना होगा कि भाई अगर पेट्रोलियम को उपयोग करना है या कोयला का उपयोग करना है तो कैसे करना है, तर्क की दृष्टि। ऐसा नहीं कि हर जगह करे चले जा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी करें। तो एक तार्किक दृष्टि से इसका उपयोग करना होगा ताकि उपभोक्तावादी संस्कृति को नियंत्रित किया जा सके। उपभोक्तावादी संस्कृति जो है ना, उस पर कंट्रोल करेंगे तो हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए ये संसाधन उपलब्ध होंगे। आमजन की लापरवाही की प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। हम आप हैं, पेट्रोल की जलाए जा रहे हैं, चौराहे पे स्कूटर खड़ा हुआ, स्टार्ट है, लाल लाइट है, फिर भी स्टार्ट की बंद ही नहीं कर रहे। तो इस तरह की जो पानी है पीने की बजाय कार धो रहे हैं, खुला छोड़ दिया है नल, पेस्ट कर रहे हैं तो बेसिन का नल खुला हुआ है, कर रहे हो, बहता जा रहा है। ये जो आमजन की ये लापरवाहियाँ हैं, ये बड़ी छोटी छोटी सी नज़र आती हैं, लेकिन सोचिए विश्व का कितना बड़ा कितनी बड़ी आबादी अगर रोज़ इस तरह से पानी या ऊर्जा का नष्ट करेगी, बर्बाद करेगी, तो क्या स्थिति होगी। भाई अपने को सहेज के रखना है ताकि अपने लिए ही ये काम आनी। तो आमजन की लापरवाही की जो प्रवृत्ति होती है ना, अरे क्या है, हमारे पास तो है हैंडपंप लगा हुआ, ले आएंगे, या हमारी तो खुद की बोरिंग है, क्या करना, बहने दो। नो, आपके पास है भी तो भी आपको उसे बचाना है। आपको ये तर्क रखना होगा कि हमें उतनी ही ऊर्जा या पानी या जो भी चीज़ है उतना ही खर्च करना जितने में हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। उसको नाहक नहीं बहाना है, बेकार नहीं बहाना। तो आमजन की लापरवाही की प्रवृत्ति में परिवर्तन लाते हुए उन्हें समझाना होगा कि प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। मतलब जो आमजन है उनको ये समझाना होगा कि भाई आप इन प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही उपयोग करें जितनी में आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, उनका दुरुपयोग ना करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए अब निष्कर्ष पे आते हैं। अवधारणा हो गई, सतत विकास लक्ष्य की परिभाषा देख ली अपन ने, उसकी अवधारणा हो गई। उसके अवधारणा के लिए 3 महापुरुषों के स्लोगन दे दिए। सतत विकास लक्ष्य का महत्व तो समझ लिया कि भाई विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, पूरा विश्व करेगा। फिर उसकी अवधारणा समझ ली कि उसको करना कैसे है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित भंडार रह सके, ये उसकी अवधारणा। उसके नुकसान देख लिए, उसके मतलब किस तरह से उस अवधारणा को सही ढंग से किया जा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा कर ली। अब लास्ट में वो उपसंहार वाला जो हिस्सा आता है आखिरी,
उस पर चलते हैं। अंत में हमेशा अंत में या निष्कर्षतः ये शब्द लगाना ही पड़ता है जब किसी चीज़ का लास्ट करते हैं, अंत करते हैं। तो अंत में कहा जा सकता है विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। विकास करेंगे तो पर्यावरण पर असर होगा, तो पर्यावरण के लिए विकास जो है ना उसी तरह से संबंधित है कि अगर आपको विकास करना है तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। संतुलित एवं शुद्ध पर्यावरण मनुष्य के खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे आसपास का माहौल या वातावरण पर्यावरण या वातावरण जो होता है चारों तरफ, अगर वो संतुलित है और शुद्ध है, शुद्ध हवा है, पानी मिल रहा है, बैलेंस है हर चीज़, तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। ठीक है। अतः हमें क्या करना है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो किया ही जाएगा, इसको रोका नहीं जा सकता। ज़रूरी है, रोज़ आज पेट्रोल है, कोयला है, किसी भी तरह की ऊर्जा है, सब तरह की ऊर्जा को रोज़ खर्च करना है। इस पे तो रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन ऐसा करते समय सतत विकास की अवधारणा को अपनी सोच में रखना होगा। अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा अपन ने क्या बताई कि इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस ढंग से करना चाहिए ताकि ये भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित हो सकें। यही एक अवधारणा है। तो इस अवधारणा को दिमाग में रखना होगा और तभी इसका उपयोग सही ढंग से होगा। लास्ट में महात्मा गांधी जी के एक स्लोगन है, उनके शब्दों को उद्धृत करते हुए इसका समापन कर सकते हैं। महात्मा गांधी के ये शब्द, उनके ये शब्द हैं, वैसे इन्वर्टेड कॉमा में हाईलाइट करके आप लिख दें, हमारे उद्योग मानव प्रधान होने चाहिए ना कि मशीन प्रधान। मतलब हम जो उद्योग लगाएं या उनमें जो भी काम काज हो, वो उसमें मानव का परिश्रम लगना चाहिए, है ना, मानव प्रधान होना चाहिए। मतलब कोई मशीन है तो मानव चलाए, ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना था। मानव प्रधान होने चाहिए ना कि मशीन प्रधान। मतलब मशीन तो हो, उद्योग ऐसे हों जिन्हें मानव चलाए, है ना। कुछ मशीनें लगी, मशीनीकरण कम हो, मशीनें ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसी मशीनें लगाएं जिन्हें मानव चलाए। ऑटोमेटिक लगा दी तो मानव की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। सतत विकास के संदर्भ में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं महात्मा गांधी के ये शब्द। सतत विकास के संदर्भ में जो अवधारणा है हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये करके ऐसे का अपन अंत कर सकते हैं। ये मेरा लेक्चर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा और हो सकता है आपको इसको कुछ फ़ायदा मिल सके। मैं फिर आपसे अंत में यही कहूँगा कि मैंने जो पढ़ाया है उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास ज़रूर करिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही शब्द रहें, आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप जब कहीं भी लिखना होगा तो आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि लिखी हुई प्रैक्टिस कभी भूलते नहीं। थैंक यू। ओके।